अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में आज एहतशाम वकारिब साहब जो कोडरमा में एसपी हैं अभी, आज उनसे काउंसलिंग कराया गया था, जिसका प्रोग्राम आप सब लोग देखें। बहुत सारे लड़कों ने शिरकत की इस प्रोग्राम में और उनसे डायरेक्ट जो बच्चों के जहन में जो इस एजुकेशन को लेकर आगे कैसे तालीम हम हासिल करें, कैसे हम अपना कंप्लीट कोर्स करें, कौन आर्ट्स से हैं, कौन साइंस से हैं, आर्ट्स वाले क्या उसमें कौन सा सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए मुफीद है, साइंस के लिए अगर हैं तो साइंस वाले क्या उसमें जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के लड़कों ने उनसे सवालात किए और उनका बहुत संजीदगी से वकारिब साहब ने जवाब दिया। आप हमारा इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और इस तरह का हमारा प्रोग्राम आगे भी आता रहेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इश्तियाक़ साहब का, जिन्होंने मुझे इस मौजू को इजाज़त दी। हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें और हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाईवे एरिया है और कहीं ना कहीं उस तरफ एक नक्सल प्रभावित एरिया, वहां पे भी अगर बच्चों ने उनको बुलाया था तो वो ये नहीं देखते थे कि स्कूल है या एसी हॉल है। वो जमीन पे भी है ना बैठ के वो बच्चों को संबोधित किया करते थे। और प्रिमिटिव ट्राइब्स के जो गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ भी उन्होंने जमशेदपुर में टाइम बिताया है। इस जो मतलब कैरियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम का हमारा ये मकसद था, क्योंकि हम लोग एहतशाम साहब और हमने जमशेदपुर में कई अनेक प्रोग्राम हम लोगों ने इस पे चला रखी थी। इसका मेन मकसद ये है कि उनका एक हमेशा एक फंडा रहता था कि वो खुद बोलते थे कि एहतशाम साहब की मेरे फादर की मेरी एक फादर की चाहत थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने डॉक्टर बन गया। मेरी अपनी एम्बिशन थी कि मैं पुलिस एसपी बनूं, तो वो मैंने बाद में एसपी बना। तो एक आदमी के अंदर एक लगन थी और एक डायरेक्शन उनका जो था एक क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर था। बस मेहनत तो वो हमेशा यही आप लोग को भी आगे यही बोलेंगे कि 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करो। तो अब स्टीफन हॉकिंग जैसे उनके एक आदर्श होते हैं एक उनके लिए। वो बोलते हैं कि डॉक्टर एहतशाम वकारी बोलते हैं कि अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो स्टीफन हॉकिंग से लिया जाए, कि वो एकदम टोटली डिसेबल्ड आदमी, आज दुनिया में उनका नाम है। तो बस यही है। और अभी मैं, क्योंकि जो सेशन चालू होगा उसके बाद वो बोलेंगे, उसके बाद हर लड़कों से है कि अपना अपना सवाल उनसे जो पूछना होगा वो वीडियो और हाँ, मतलब अपना ऑन कर लेंगे, सवाल नहीं है। और ज्यादा अगर किसी को है तो वो अपना क्वेश्चन भी जो है इसमें लिख डाल सकते हैं, मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। बहुत सारा स्वागत है डॉक्टर एहतशाम वकारी साहब का कि उन्होंने आज अपना कीमती समय जुड़े, और ये एक उनकी बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी इस तरह का कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है जहां पे वो लोगों को मोटिवेट कर सकें यूपीएससी ज्वाइन करने के लिए और गाइड कर सके, वहां वो जरूर अपना समय निकालते हैं और हम सबके बीच में आते हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद उनका देता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इश्तियाक अहमद जौहर जी का बहुत सारा धन्यवाद, उनके साथ उनकी पूरी टीम का धन्यवाद। इंट्रोडक्शन दूंगा अभी एहतशाम साहब दूंगा कि वो चंद मिनट अपनी बात के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएंगे थोड़ी देर का। इसमें आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके ऊपर बात करेंगे और एहतशाम वकारी साहब आपको अपने अनुभव कर उसका जवाब देंगे। तो मैं आप सबको बहुत हर्ष के साथ, बहुत खुशी के साथ आज कर रहा हूँ डॉक्टर वकारी साहब के सामने। और डॉक्टर एहतशाम वकारी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले, इन्होंने एमबीबीएस किया, एमडी किया और शैक्षणिक इतनी प्रगति उन्नति के बाद इन्होंने यूपीएससी का टारगेट क्यों किया, उसके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या कारण था, और यूपीएससी एग्जाम किस तरह से उन्होंने क्रैक किया, किस तरह से तैयारी की, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही तैयारी करने की, और यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब ये सर्विसेज में आए तो इनका क्या अनुभव है सर्विसेज को लेके। मैं चाहूंगा कि आप चंद शब्दों में एहतशाम वकारी साहब हमारे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ साझा करें। बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू मिस्टर शिबली, and thank you and giving me opportunity to interact with such a large group of population. And I can see approximately 100
students are here, which is very welcoming sign. And I'm glad to be here on this social media platform. And I want to interact with as many as students as possible. But given the limitations of every Zoom app or social media apps, we can start it now. तो मेरा नाम, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम वकारिब है. Yes, sir, you're audible. बस आवाज जरा हल्की आ रही है. Okay. Is it better? Yes, sir, it's better. Yeah. जी सर, ठीक. जी सर, आ रही है. तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मेरा नाम एहतशाम वकारिब है. मैंने शुरुआती जो अपनी पढ़ाई थी वो गिरिडीह के एक छोटे से जिला है झारखंड में, यहाँ से शुरू किया डीएवी पब्लिक स्कूल में. और यहाँ से मैंने 10th पास किया. फिर हमने अलीगढ़ का एग्ज़ाम दिया, एएमयू का. एएमयू का ओपन एग्ज़ाम होता है, ओपन फॉर एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया. तो कोई भी स्टूडेंट उसके लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कंपटीशन के बेसिस पे अपने एडमिशन ले सकते हैं. बहुत ओपन एग्ज़ाम होता है, एवरीबडी इज वेलकम देयर. तो वहाँ पे हमने एडमिशन लिया, 11th 12th किया. देन मेरा स्ट्रीम था बायोलॉजी. तो हमने फिर मेडिकल का एग्ज़ाम दिया मैंने वहाँ पे, और ऑल इंडिया का एग्ज़ाम दिया. एएमयू का भी अपना एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया का सीबीएसई एग्ज़ाम होता है. मेडिकल का पीएमटी बिहार का दिया और झारखंड का दिया. तो हमने सब में रैंक पाई. मुझे सब में रैंक मिला था, ऑल इंडिया में भी, एएमयू में भी, बिहार में भी. तो लेकिन मैंने प्रेफरेबली एएमयू में एडमिशन लिया और वहाँ से एमबीबीएस किया. मैंने 2002 बैच का एमबीबीएस हूँ मैं. 2002 बैच में एंट्री किया और 2008 बैच में मैंने एमबीबीएस पास करके मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया. फिर मैंने पीजी का एग्ज़ाम दिया ऑल इंडिया बेसिस पे, और उसी में मैंने एएमयू में ही एडमिशन लिया. एएमयू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टॉप 10 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस इंडिया. तो प्रेफरेबली मैंने एएमयू में एडमिशन लिया और वहीं से अपनी एमडी की, पीजी की पढ़ाई की, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन में की. कम्युनिटी मेडिसिन एक पब्लिक हेल्थ ब्रांच है. इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन जो कि ओपीडी बेस्ड मेडिसिन होता है. कम्युनिटी मेडिसिन में यू हैव टू गो इन द फील्ड. आपको फील्ड में जाके, वहाँ पे जाके रिमोट एरियाज में हेल्थ कैंप लगा के, और उनके वहाँ पे जो, बिकॉज डॉक्टर्स आर बिट एब्सेंट देयर, तो वहाँ पे जाके आपको हेल्थ कैंप लगा के वहाँ पे काम करना होता है. तो दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. वहाँ पे जाके मैंने देखा जो रियल वर्ल्ड है उससे रूबरू हुआ, जो कि था कि क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में एग्जैक्टली, और रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का. बिकॉज इन द ओपीडी वही लोग आ रहे हैं जो सक्षम है, लेकिन जो इनएक्सेसिबल पॉपुलेशन है, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या ऑफिसर, पब्लिक और सर्वेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और वो लोग अनजान हैं अपने नॉलेज से, या फिर जनरल अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था जब मैंने रियल इंडिया को देखा. और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, बिकॉज थ्रू दैट यूपीएससी मैं एक ऐसे पोजीशन को अख्तियार करूँगा जहाँ से मैं बेटर सिचुएशन को देख समझ सकता हूँ और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ. वैसे डॉक्टर भी बहुत ही बढ़िया फील्ड है, नोबल फील्ड है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड है, बट इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एंड द डिसीजन यू मेक. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ डॉक्टर्स भी है, तो डेफिनेटली ऑल फील्ड्स आर गुड. अगर आप एक्सेलेंस करते हैं तो कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है. जैसा कि अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि अगर आप मोची भी बने तो अच्छी सिलाई करें, जिससे लोग जाने कि बढ़िया मोची था ये. तो मैं अपने कलर को भी यही कहता हूँ कि अगर तुम कलर भी हो या टाइपिंग भी करो तो ऐसा टाइपिंग करो कि लगे कि हाँ मुझे याद रहे, कि तुम जिंदगी भर याद रहेगा कि वो टाइपिस्ट था, वो इतना अच्छा कर. तो कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है, कोई भी फील्ड को नीचे निगाह से नहीं देखना चाहिए. सब फील्ड अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंस है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है थ्रू ऑल दिस एजुकेशंस, एंड जो मैंने इंडिया देखा है, जो घूमा है अपने सिविल सर्विस में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जो यूपीएससी ज्वाइन करके पब्लिक सर्वेंट बनूं और सिविल सर्विस क्वालिफाई करूं और सिविल सर्वेंट बन के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं. तो फिर मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया. एमडी के बाद मैं दिल्ली चला गया
वहाँ हमदर्द स्टडी सर्कल है। हमदर्द स्टडी सर्कल इज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी एडेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ओपन एग्जाम होता है वहाँ पे। हमारे टाइम पे 50 स्टूडेंट्स लिया जाता था ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फॉर यूपीएससी ओनली। उनका एक ही टारगेट है 50 स्टूडेंट को लो ऑल ओवर इंडिया से और उनको यूपीएससी की तैयारी करा के उनको दे। अब 100 का वहाँ पे इंटेक हो गया। दैट विल बी बेटर फॉर यू पीपल इफ यू वांट टू गो देयर। उसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो हर जगह मैंने जहाँ भी एजुकेशन बढ़ रहा था सब जगह जाके मैंने उनसे अपने एजुकेशन के लिए वहाँ जाके उनसे लर्निंग किया है। तो कहीं भी एजुकेशन, जैसा कि हम लोग रामचरितमानस में भी जानते हैं कि जैसा कि कहीं भी कुछ मिले अच्छी चीज तो उठा लेना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, संकोच हटाना चाहिए। पहला आप लोग यंगस्टर है और अच्छी चीजें के लिए कभी भी संकोच नहीं करें, हमेशा राइट माइंड रहे, अपना दिल और दिमाग क्लियर रखे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं हमदर्द स्टडी सर्कल चला गया, वहाँ पे हमने यूपीएससी की तैयारी की। वो अच्छी जगह थी, वहाँ पे लाइक माइंडेड स्टूडेंट मिले मुझे, लगभग 40-50 लोग थे जो कि सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हमने भी तैयारी किया वहाँ पे। इनिशियली मेरा सिलेक्शन IRS में हुआ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था। नागपुर में ट्रेनिंग होती है इसकी। नागपुर में मैं ट्रेनिंग करके दोबारा एग्ज़ाम दिया तो मुझे IPS मिला, और वो भी बाय गॉड ग्रेस से मुझे होम कैडर जो झारखंड मिला, जो कि मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मिला। तो और भी खुशी हुई, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जहाँ पैदा हुए वहाँ पे जाके सर्व करना अपने लोगों के बीच में ज़्यादा आनंददायी होता है। तो मैं यहाँ आके ज्वाइन किया और फिर यहाँ पे 2015 में मैंने यूपीएससी की IPS की ट्रेनिंग ली, जो कि हैदराबाद में होता है। वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल आपका ट्रेनिंग एकेडमी में होता है, 1 साल फील्ड ट्रेनिंग होता है, जो मैंने हजारीबाग में किया। अपनी प्रोबेशन 1 साल की 6 महीने की। और फिर मैं आफ्टर मैं रेल जमशेदपुर एज SP ज्वाइन किया इन 2019। फिर 2020 में 1 साल वहाँ रहा मैं, और फिर 2020 मैंने SP कोडरमा अभी ज्वाइन कर रखा है। राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज SP कोडरमा, और दैट्स मीन्स करेंटली दैट्स ऑल अबाउट मी। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताया कि आप लोग यंगस्टर है, यू ऑल, मैं भी जब आप लोग के बड़ा इतना बड़ा था तो ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं यूपीएससी के, या डॉक्टर्स के, या PG के, MD के, या फिर इवन की IT इंजीनियर्स हो या IM ग्रेजुएट्स हो, तो दे ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। तो मुझे उनसे मिलके हमेशा खुशी होती थी। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग को भी मुझसे मिलकर खुशी हो रही होगी, एंड दैट इज अ शेयर्ड प्लेजर। अब कुछ किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो ही कैन और शी कैन आस्क। हेलो तो मैं ट्राई करूंगा उनको आंसर करने के थ्रू। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो, मैं अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 11th में, ठीक है। हाँ, अभी मैं IIT, तो इसके बाद में क्या मैं UPSC की तरफ जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अभी IIT के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन नहीं किया होगा। UPSC के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम, आपकी इच्छा है वो कर ले, पर ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्राइटेरिया। तो अभी से आपने डिसाइड किया, दैट इज अ गुड स्टेप कि आपने पहले ही सोच रखा है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, मुझे जानना था कि आप जब अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, जितने सारे एग्जाम का भी आप क्वालिफाई किए हैं, तो उन सारे एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन के दौरान आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा था कि नहीं सर? डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है, एवरीबॉडी जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए नेचुरल है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, बिकॉज कि ये हमारा हार्मोन्स है, जेनेटिक मेकअप है, और तो हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो। बस एजेंडा अगर आपका क्लियर है, अगर आपको लक्ष्य पता है, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए एकदम जी तोड़ के
जो मेहनत करना कहते हो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। तो पहला ये ढूंढ लीजिए कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए चाहे आसमान एक करना पड़े कर देना चाहिए। तो पहले आप लोग क्लियर कट हो जाए, आप लोग यंग है और अभी ग्रेजुएट्स में है या इंटर पास किए हैं, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग के पास आप अपनी तलाश कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ से और उसके लिए रुकना नहीं है। तो यही डिस्ट्रैक्शन तो आते रहते हैं, लेकिन अगर आपका एजेंडा या फोकस क्लियर रहेगा तो आपको रुकावट नहीं होगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। हेलो सर, आई वांट टू नो सर दैट सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। तो कुछ कंटेंट्स हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हो पाया है जो विजन आईएएस का है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सारी तैयारी घर पे ही बैठ करके या किसी कोचिंग इसमें मतलब किसी हॉस्टल में ही बैठ के करें विदाउट एनी कोचिंग, बिना हेल्प लिए हुए, या फिर इससे टाइम लंबा लग सकता है? क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना एजम्पशन है कि तैयारी जो है खुद से करने से ही सिलेक्शन हो सकता है, कोचिंग इज जस्ट अ गाइड एंड नथिंग मोर देन दैट। तो इस रिगार्डिंग सर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं अभी आप? एमएससी इन मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। अच्छा, नहीं तो अच्छी बात मैं है। ऑप्शनल में मैथ्स और ऑप्शनल में मैथ्स ही रखना चाहते हैं। हाँ, यू कैन चूज एनी ऑप्शनल इन विच यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये अच्छा ऑप्शनल है, इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और हैदराबाद तो अच्छी जगह है, वहाँ पढ़ाई का माहौल भी है। हमारी आईटीएफ की ट्रेनिंग वहीं हुई थी। वहाँ पे एमएससी स्कॉलर्स करके भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। और मन्नू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, तो वहाँ पे जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जरूरी नहीं है आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़े। मैंने आज तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ना एमबीबीएस के लिए, ना पीजी के लिए, ना यूपीएससी के लिए। मैंने सेल्फ स्टडी किया है। मैंने टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन किया था, जिसमें मैं वीकली या मंथली टेस्ट देता था ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रिपरेशन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली जाना पड़े और वहीं तैयारी करें, लेकिन आप एक वहीं पे हैदराबाद में रह के पढ़ाई कर सकते हैं कोचिंग में। और भी बहुत सारे आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप भी कर सकते हैं। एक हमने भी, मैंने और नूरुल ने एक फ्री एकेडमी आईएएस का वो है लॉगिन वेबसाइट, उसको भी लॉन्च किया है। दैट इज टोटली फ्री फॉर एनी कैंडिडेट इन इंडिया। तो उसमें भी आप सर्च करके गोल करके आप जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच सर, आप हम लोग के साथ जुड़े सर। सर मेरा नाम विकास कुमार है सर, मैं जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर में हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा सर। और मैं अभी से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी का। और हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट होने के बावजूद मेरा जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है सर वो है सोशियोलॉजी सर। और मैं सोशियोलॉजी का जितना भी नोट्स है, टॉपर्स के उनके नोट्स, तो मैं उनसे भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और वाजीराम का भी मैंने नोट्स मतलब रख के अभी से ही अपना नोट्स बना के और चीज़ों को मैंने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया सर। इसके लिए और क्या बेटरमेंट के लिए आप कुछ बता पाएंगे सर मुझे? नहीं, बढ़िया, आपने अच्छा खासा मेहनत कर रखी है खुद से। और आप जमशेदपुर में भी है, वो भी अच्छी जगह है पढ़ाई के लिए। जमशेदपुर में मैं भी रहा हूँ, अच्छी जगह। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन सारे मटेरियल अवेलेबल है। आपको उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। आपने जो भी विजन आईएएस, फ्री एकेडमी आईएएस और भी अन अकेडमी, सारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनसे मटेरियल ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभी 5 साल हो गए मेरे प्रिपरेशन को, लेकिन उस वक्त भी मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, जैसे एमरुनाल या इकोनॉमी के लिए या IASBaba.com। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। तो इनका हेल्प लेके आप जरूरी जानकारी और इंफॉर्मेशन उसे ले सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहे। और दूसरी बात, जो लाइक माइंडेड पीपल हो जो कि यूपीएससी के लिए अचीव कर रहे हैं, तो उनसे जरूरी इंटरेक्ट करते रहे। रोज एक बार इंटरेक्ट करें तो आप शेयर नॉलेजेस होंगे, तो वो भी बहुत काम आता है आपके इंटरव्यू में या मेंस में। तो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रहेगा फ्रेंड सर्कल के बीच में, देन यू विल डेफिनेटली डू गुड।
और एक छोटा सा सवाल है सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? सर देखिए, चीज़ें क्या है सर कि अभी ना बहुत चीज़ें हम लोग को मटेरियल मिल जाता है, किसी के बोलने पे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन मैं क्या हूँ ना सर कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही पढ़ने पे ज़्यादातर मैं फोकस कर रहा हूँ, और ज़्यादातर जो चीज़ पढ़ना है और कम पढ़ना है उसी को ज़्यादातर मेरा ये मकसद ये है सर कि मैं उसको रिपीटिशन ज़्यादा करूँ, और टेस्ट सीरीज जब रहेगा सर बिफोर 4 मंथ मैं इससे पहले स्टार्ट कर दूंगा। क्या सर ये सही है ना मेरे लिए? हाँ, नहीं आपको पढ़ाई करना है तो जो भी मटेरियल ले सकते हैं, और उसमें क्लियर कट, लेकिन ज़्यादा जैसे ये आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बुक सही है। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, सभी कैंडिडेट्स यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 ईच एंड एवरी कैंडिडेट को पढ़ना होगा, और फिर ऑप्शनल जो है उसका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पूरा पढ़ना होगा, और जीएस के लिए आपको करंट अफेयर मींस न्यूज़पेपर को डेली 2 आवर्स रीडिंग करना होगा। इतना आप लोग एक साल लगातार करेंगे, देन इन पोजीशन टू क्वेश्चन यूनिक आंसर। तो आप ज़्यादा पढ़ के नहीं, आपने कुछ बुक्स रखे जो कि रिकमेंडेड बुक्स है, वो आपको मैं यहाँ शेयर भी कर दूंगा, तो आपको सैयद शिबली मंजूर या इश्तियाक साहब एक कॉमन ग्रुप में आप लोग को शेयर कर देंगे, तो वो सब चीज़ बेसिक होगा जो कि उसके अलावा ज़्यादा भटकने से फ़ायदा नहीं है। अपना क्लियर रखिए, और एक कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको पकड़ लें, और वो जैसा बताए उनका मेंटर बन जाइए, उनके साथ रहिए, और वो जैसा बताए वैसा करते रहेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बताइए सब खैरियत? Sir, this is Mohsin from Aligarh Muslim University. I am in a final year of BA Political Science. Sir, I would like to know that as you are a post 2013 batch clearance examinee, so we have always seen that, we have already spoken that after 2013, the trend of UPSC has been changed in many ways. So this is also, deflect us from real path. So what are the ways, or what are the, mainstream where it has been changed? For example, the masses of numbers, questions of number arriving from current affairs has been changed from post 2013. मैंने जब पीपीएससी का एग्जाम दिया तो उस वक्त फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2012 में दिया, सेकंड अटेम्प्ट मैंने 13 में दिया, 14 में 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, और एवरी जो आप लोग गूगल करेंगे तो 12 में अलग पैटर्न था, 2 सब्जेक्ट था, 13 में 1 सब्जेक्ट हो गया, एप्टीट्यूड आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तीनों में निकाल लिया है। तो चेंजेस तो यहीं पे ह्यूमन क्वालिटीज है कि आप चेंजेस के साथ अडेप्ट, अगर आप चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं हो पा रहे देन तो आपको उसको इम्प्रूव करना होगा, उस क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा, आप अडेप्ट करिए। चेंजिंग पैटर्न का ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, ग्रेजुअल चेंज ही आता है, और यूपीएससी बहुत ही क्लियर कट एग्जामिनेशन है, उसमें कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं करते हैं लोग, तो वो एक ग्रेजुअल चेंज आता है, उससे आपको अडेप्ट करना होगा और लागू करना होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है, मैं करीम सिटी कॉलेज से हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, अभी सेकेंड ईयर में हूँ। सर मेरा सवाल है कि जितने करंट अफेयर्स आते हैं न्यूज़पेपर से ज़्यादा मदद होती है उसकी, लेकिन न्यूज़पेपर में सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े और किस किस चीज़ों को हम लोग लिख के रखें, नोट राइट डाउन करें, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। ओके अनिरुद्ध, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का, इवन एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एज ए मैं रिकमेंड करता हूँ सभी कैंडिडेट यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर आप लोग 2 घंटा डेली पढ़ें। 2 आवर्स मीन्स 2 आवर्स। आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट है तो 2 घंटे पढ़ना होगा, जनरल पब्लिक कैन आधा घंटा में कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो 2 घंटे, अगर एक मैं हिंदू तो उसको मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा तो इट विल बी टेक 3 आवर्स, लेकिन 2 घंटे में कुछ न्यूज़, आप लोकल न्यूज़ स्किप कर सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल सेक्शंस और जो वर्ल्ड अफेयर्स है उस पर आपको फोकस रखना होगा, और जनरल इंडिया के जो करंट 2 डेज अफेयर्स है उस पर आपको अपडेटेड रहना होगा। तो आई विल रिकमेंड, मैं जो था द हिंदू पढ़ता था, द इंडियन एक्सप्रेस भी देख लेता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख लेता था, तो ये तीनों न्यूज़पेपर अभी ठीक ठाक है। तो आप लोग को एक न्यूज़पेपर चूज करके
उसमें आपको लगातार उसमें पढ़ना होगा 2 घंटे डेली। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी भी पढ़ना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, इस तरह के न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ना चाहिए। हर कैंडिडेट को 2 घंटे न्यूज़पेपर में देने चाहिए। सर जहाँ तक बात न्यूज़पेपर की है तो मतलब अभी जैसे क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर कुछ कोचिंग्स वाले हैं जैसे बैजूस हैं या रॉ IAS अकेडमीज हैं या वट एवर इज इट, वो पर डे जो है वो न्यूज़ का समराइज देते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या खुद से पढ़ के नोट्स बनाना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? समराइज आप खुद कीजिए, उनके भरोसे मत रहिए। आप खुद से पढ़े पूरा वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन। टूरिंग एग्जाम आपको सब हेल्पफुल होगा, लेकिन अभी अगर आपका एग्जाम का टारगेट है 1 साल बाद का, तो आपको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन करना चाहिए। रिवीजन के लिए वो समराइज नोट्स हेल्पफुल होते हैं, नो डाउट, लेकिन हैबिट बनाए कि 2 घंटा न्यूज़पेपर वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ें। सर मैं फाइनली बीडीएस स्टूडेंट हूँ सर, एएमयू में। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि सर वो सर एज ए बीडीएस स्टूडेंट सर आप मेडिकल साइंस अपना सब्जेक्ट चूज करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि सर डेंटल स्टूडेंट्स को सर काफ़ी सर जो उसमें सब्जेक्ट्स हैं सर मेडिकल साइंस में उसे पढ़ाया नहीं जाता है, सर कितना बेनिफिशियल होगा सर एज ए बीडीएस स्टूडेंट को और मेडिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना? आपके बीडीएस के ही जियाउद्दीन कॉलेज के ही एक डॉक्टर शिवम शर्मा है, आप जानते हैं उनको? जी 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 जी। हाँ, ही इज माय गुड फ्रेंड। वो अभी रेलवे IRTS ऑफिसर है, वो वाला दिल्ली में ही पोस्टेड है। तो वो उन्होंने मेडिकल साइंस से ही लिया था सब्जेक्ट ऑप्शनल और उससे क्वालिफाई किया अच्छे नंबर से। तो उनसे भी आप एक बार पूछ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट से पढ़ाया नहीं जाता सर, वही मेडिकल साइंस क्या कह रहे हैं सर? मेडिकल साइंस में जैसे पेडियाट्रिक्स है, गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ये सब सर हमें से पढ़ाया जाता नहीं। कितना बेनिफिशियल होगा अगर हम ये मेडिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते, कितना डिफिकल्टी होगा सर चूज एज ए पढ़ने में से? ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगर चूज करते हैं सही रहेगा नहीं रहेगा? मेडिकल साइंस थोड़ा लार्ज सब्जेक्ट है, यूपीएससी का वन ऑफ द वास्टेस्ट सिलेबस मेडिकल साइंस का ही है, लेकिन डेफिनेटली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका तो बीडीएस में कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, कुछ हम जानते हैं अलग होते हैं। yes, तो ये आपका डिसीजन, ऑप्शनल डिसीजन बहुत ही पर्सनल होता है। आपको इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट आपको 6 महीना इसमें इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि विच सब्जेक्ट यू शुड चूज। एवरी कैंडिडेट यहाँ नोट कर ले, जो भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं, कि आपको ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना है, जंप नहीं करना है, किसी की बातों में आके नहीं करना है। जो भी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा उसका सिलेबस देखिए और उसको वर्ड बाय वर्ड सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। उसका 5 इयर्स का क्वेश्चन देखिए और देन आप उसके गो थ्रू कीजिए। इट विल टेक 3 मंथ, 3 महीने रख लीजिए अलग से उसके सोचने के लिए, होने की आपके बैक ऑफ द माइंड में रन करता रहे 3 महीने के लिए, तभी आप डिसीजन ले। किसी के बात बोल दिया कोई सोशियोलॉजी ले लो, पॉवर्ड ले लो, दैट विल नॉट हेल्प। आपको खुद से डिसाइड करना है। 2 चीज ऑप्शनल की बहुत हेल्पफुल रहेगा, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट आता है कि आफ्टर 2 to 3 इयर्स लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं सेम स्टडी कर करके और सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता, लेकिन अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसको जिंदगी में पढ़ेंगे, मजा आता है। तो 2 चीज पे ही बेसिस करें अपना, एक तो इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में और दूसरा वो आपको समझ कितना आ रहा है, आप उसको आंसर कितना कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको 3 इयर्स क्वेश्चन या 5 ईयर क्वेश्चन बैकग्राउंड में चेक करना होगा, सिलेबस को गो थ्रू करना होगा, देन ओनली डिसाइड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ऑल थिंग्स एंड टेक 3 मंथ्स टू डिसाइड कि क्या ऑप्शन हमको चूज करना है। तो सेम आपके लिए भी लागू होता है नाजिश, आप बीडीएस में है तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए। नो ऑप्शन इज बैड, नो ऑप्शन इज गुड, आपको सोच समझ के लेना होगा। कुछ ऑप्शन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अलग बात है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कॉन्फिडेंट है तो बात बदल। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं प्रिया वर्मा। सर पटना में रहती हूँ। I want to know what should be the मेरा क्वेश्चन था सर, 1 person at a time प्लीज। एक समय में एक ही कैंडिडेट पूछें, 2 लोग एक साथ नहीं। जी सर, मैं प्रिया वर्मा पटना में रहती हूँ, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर की स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर में केमिस्ट्री ऑनर्स। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाए यूपीएससी के लिए? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने प्रिया वर्मा। ये जो यूपीएससी नोट्स है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपका।
जिस दिन एग्जाम होती है या एग्जाम का जो ब्रेक होता है 2 घंटे का 3 घंटे का लंच ब्रेक, वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत हेल्पफुल था। मैंने मेडिकल के नोट्स बनाए थे, मेरा सब साइंस ही था। मैं मेडिसिन गया लंच के बाद, वो एग्जाम के ब्रेक में मैंने थोड़ा नोट्स बना लिया था। जब सेकंड पेपर दे तो मैंने उसको लंच टाइम में थोड़ा रिवीजन कर लिया था, और यकीन मानिए उससे बहुत सारे क्वेश्चन मेरा रिफ्रेश हो गया था, उससे बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो नोट्स हमेशा हेल्पफुल रहता है, आपके रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प आता है वो। हालांकि इफेक्टिव तरीके से लोग जीएस के भी अलग नोट बनाते हैं, ऑप्शनल के अलग। नोट्स को कंसाइज रखे, ऐसा बनाए कि वो छोटा हो, ज्यादा बल्कि होगा तो आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। आप वो नोट्स अगर आपने बुक की तरह बना दिया तो बुक ही है ही आपके पास, तो क्या फायदा। पहले जब आप जो भी चीज पढ़े उससे आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। एक मेरा वीडियो भी है फ्री एकेडमी पे कि आप हाउ टू स्ट्रेटेजिकली स्टडी और मेमोराइज करके एक वीडियो है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए ताकि चीजें याद रहे। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो पहले उसको आप दिमाग में क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीजें मुझे कितनी समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई। ये आप मनी मन क्वेश्चन करके जब आप उसमें लगे कि हाँ इसमें 50% मैं क्लियर हो गया हूँ, 50% में कंफ्यूजन है, वो 50% को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऑलवेज जो भी टॉपिक पढ़े इसी तरह क्वेश्चन करके आप छोटा सा 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का नोट बना सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। यस टेल मी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बताइए सर। मैं कोडरमा का रहने वाला हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, 1 महीना पहले सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है सर, लेकिन सर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सर 10th तक मैंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है सर। तो सोशल साइंस वगैरह जो भी है सर इंग्लिश में, तो सर इसको कैसे मतलब कौन सा मीडियम रखना मेरे लिए अच्छा होगा सर, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है लोगों में कि हिंदी मीडियम लेके जिसमें आपने बचपन से पढ़ाई की है जो मीडियम से, और जिसमें आप बोलने चालने में सक्षम है, वो मीडियम हमेशा हेल्पफुल होता है। किसी की भेड़ चाल में नहीं आना चाहिए। सब लोग इंग्लिश ले रहा था इंग्लिश ले ले, सब लोग हिंदी ले रहा था हिंदी ले ले। मीडियम सारे अच्छे, आप जिसमें कॉन्फिडेंट है वही मीडियम लीजिए और हर में स्कोर आता है। इनमें इंटरव्यू का आप हिंदी में दे सकते हैं और वो आपसे इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे, आप अगर उसमें अच्छे से जवाब दीजिएगा तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा। तो आप जिस मीडियम में कॉन्फिडेंट है, जिसमें अच्छा लिख सकते हैं, जिसमें अच्छा समझ सकते हैं, जिसमें अच्छा पढ़ सकते हैं, उसको चूज करिए। लेकिन सर ऑप्शनल को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है सर। मैं ऑप्शनल में सर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ सर। तो सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि वो ये इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स अगर हिंदी में हो तो कोई प्रॉब्लम? इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, लेकिन वो उसका डिसएडवांटेज है कुछ सब्जेक्ट के साथ। तो लेकिन आपको सिविल सर्विस तो इंजीनियरिंग और मेडिकल तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा और इंग्लिश में ही देना, उससे कोई इशू नहीं है, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट अपना पढ़ाई करें और उसको चूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। Good afternoon. I am a student of Aligarh Muslim University. I am currently pursuing my graduation with geography honors. I am in 2nd year. Sir, my question is कि as a student हम अपने अंदर एक ऑफिसर लाइक अप्रोच कैसे डेवलप करें, वो कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें सर? ऑफिसर लाइक अप्रोच मीन्स देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल जो पर्सन, आप हर आदमी को अच्छा इंसान बनना चाहिए एंड दैट विल ब्रिंग अ गुड ऑफिसर इन हिम। तो अच्छा इंसान बनने के लिए 2 ही चीज़ काफ़ी है कि आपका कॉन्शियंस क्लियर रहे, आपका ओपन माइंडेड रहे, आपका हार्ट क्लीन रहे। अगर ये दोनों चीज़ आप क्लियर रखेंगे तो एक अच्छा इंसान बनेंगे और एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे।
ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं कि आप सूट बूट में घूम रहे हैं और कांटे चम्मच से खाना खा रहे हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है अबाउट कि आपका दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, ये दोनों में बहुत ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट इज द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और दैट विल हेल्पफुल इन एवरी फील्ड, जिस भी फील्ड में आप जाएं। Sir, what should be the main answer writing technique? हेलो Hello. हाँ बताइए। Hello, sir. What should be the main answer writing technique? I want to know. मेन राइटिंग टेक्निक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट इसको डरते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के लिए, इसलिए भी कि यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होता है राइटिंग का और बहुत कुछ लिखना होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा लोग पढ़ रखे होते हैं, उसको जॉट डाउन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वीमेन। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे और जैसा कि मैंने किया था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था और हमेशा वो 3 घंटे को ही सिमुलेशन टेस्ट करना है। आप जैसे अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो जस्ट इमेजिन अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, एक चेयर पे 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करें और वहाँ पे 3 घंटे में आपके जैसे हमारे टाइम पे 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो भी थे उनको आंसर करें। सिमुलेशन टेस्ट कहते हैं इसको। सिमुलेशन टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहता है। नो डिस्टर्बेंस, लाइक यू आर सिटिंग इन एग्जाम हॉल 3 आवर्स एट अ स्टेज। कोई बीच में जाके पापा से बात कर लिया या घर में बात कर लिया, फोन पे बात कर लिया, वो सब नहीं करना है। 3 घंटे का लगातार प्रैक्टिस करें। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि मतलब जैसे मैं जिस टाइम मैं आईटी एडवांस का तैयारी कर रहा था, उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था जेईई एडवांस में। तो फिर मेरा मतलब जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस करता है, मैं बीटेक किया, बीटेक से निकलने के बाद जब एक माइंड जब खुला, जब मैं आईआईटी जैम की जब तैयारी शुरू किया तो फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। आईआईटी में रैंक अच्छा नहीं आया, अलग बात है वो। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया वहाँ से मेरा तैयारी का टेक्निक बदला कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका साथ से साथ हम प्रीवियस ईयर का 2 से 3 बार प्रैक्टिस जो है वो यूपीएससी में काम कर पाएगा क्या? कि जैसे मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया तो इकोनॉमिक्स का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 10 साल का 15 साल का, अगर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल वर्क आउट नॉट सर इन यूपीएससी, और इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जाम्स लाइक दैट। नहीं, एवरी एग्जाम इज सेम। जो आईआईटी है, जो पीएमटी है, जो यूपीएससी, हर एग्जाम का एक ही फंडा है कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको कम समय में ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना है, एग्जैक्ट आंसर करना है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। तो आपका जो स्ट्रेटजी है बहुत ही सटीक है, वही स्ट्रेटजी है। आपको रिवीजन करना है और आपने लगभग कोड क्रैक कर दिया है कि आपको क्या चाहिए, तो बस उसी स्ट्रेटजी पर आप वर्क करके यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। के बाद जेआरएफ के एग्जाम के बाद तो उसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और हमारे पास विजन आईएएस ऑनलाइन का जो है वो पूरा लेक्चर्स अवेलेबल है, तो एक बार उसको हम देख के नोट्स बना लें, उसके बाद हम लगातार बार प्रैक्टिस करते रहें। और क्योंकि एक जो पहला बार जब हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे आउटपुट इनपुट ज़्यादा देना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट कम आता है, लेकिन जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब ये चीज़ें होती है तो वो धीरे धीरे करके जो होता है वो टाइम सेविंग होने लगता है और कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। और जब कभी कॉन्फिडेंस आता है तो हम एग्जाम में नहीं बनने वाले क्वेश्चंस को भी इजिली अटेम्प्ट कर पाते हैं। और जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन से यूपीएससी के लिए, तो उसमें हमने 2-3 चीज़ को गौर किया है कि जो ऑप्शनल पेपर होते हैं या फिर जो एस्से पेपर होते हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं रैंक दिलाने में बहुत ज़्यादा, मतलब टॉप रैंकर का जो मैंने एनालाइज किया था तो उसमें ये देखने को मिला, क्योंकि जो GS1, GS2, GS3, GS4 का जो पेपर होता है उसमें लगभग सारे लोगों के मार्क्स जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। तो मैथमेटिक्स मेरा ठीक ठाक है, तो मतलब उसमें हम अच्छा कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अगर 500 का पेपर चूंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। Hello, Mr. Zishan Naseem. There are many other people who are waiting to ask sir question, and you have questioned so many times. Please give us the chance also. Okay, sir. If there is anyone else who would like to ask. Should be allowed to.
After Prakash Pulai, Priya Verma will ask. Yeah, Prakash, please carry on. Ask the question, please. Yes, sir, my name is Prakash Pulai. I am studying in Karim City College with economics as a core paper. Sir, मैं करीब last 1 year से preparation कर रहा हूँ. Hello, last 1 year. इको हो रहा है शिवली भाई. हाँ. आप होस्ट स्पीकर एंड जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है बस उतना ही 3 आदमी खोल रखे, बाकी सब म्यूट कर ले प्लीज. यस सर. सर मैं सर करीब लास्ट 1 ईयर से सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ. लॉकडाउन में सर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का बहुत सारा सर डाउनलोड्स करके सर मतलब कंप्लीट करने की कोशिश किया है. सर मैं कंफ्यूज हूँ कि सर ऑप्शनल क्या लूँ. जैसे ज्योग्राफी मेरा पैशन है बहुत, बट एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस थोड़ा कम है. ज्योग्राफी का सिलेबस मेरे को थोड़ा लेंथी लग रहा है, तो उसमें सब कौन सा सिलेक्ट करें. इस बार हम यूपीएससी अपेयर कर रहे हैं, तो हम ज्योग्राफी लेके भरे हैं, तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी लेके कंफ्यूज हैं. आवाज क्लियर नहीं है. हेलो शिवली. यस सर. सर हम सर लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर. अभी भी सर हम कंफ्यूज है कि सर ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी को लेके. ज्योग्राफी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस. सर मेरा बैकग्राउंड सर इकोनॉमिक्स नहीं सर, इकोनॉमिक्स का सिलेबस मेरे को बहुत टफ लगा. अच्छा, तो ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज किया. सर ज्योग्राफी का सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मतलब ज्योग्राफी हम बोर नहीं होते पढ़ने के लिए, बहुत मेरा पैशन है ज्योग्राफी का. और एंथ्रोपोलॉजी का मेरे को लग रहा है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस थोड़ा शॉर्ट लग रहा है मेरे को. एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा बायोलॉजी ओरिएंटेड है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, और तो आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो मेरा सजेशन रहेगा ज्योग्राफी. यू कैन गो अहेड विद ज्योग्राफी. क्या उसमें क्या कंफ्यूजन है. एंथ्रोपोलॉजी नो डाउट छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया छोटे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए. जो आपको सही लगे उस पर स्टिक कीजिए और उस पर वर्कआउट कीजिए और उसमें कामयाबी हासिल होगी. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. सर इस बार भी सर कर रहे हैं 4 अक्टूबर को एग्जाम है, हम ज्योग्राफी लेके कर रहे हैं. 4 अक्टूबर को सर इस बार हम प्रीलिम्स. ठीक है सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट ठीक है, we can finish in the next 5 minutes. हेलो सर. सर पढ़ाई के बीच में मोटिवेशन हमारा टूट जाता है, बिल्कुल हौसला टूट जाता है, तो उस वक्त सर क्या करें. लगता है कि हो ही नहीं पाएगा सर कभी कभी. तो मोटिवेशन को बनाए रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी. और वो पढ़ाई के बीच में हो चाहे जीवन के बीच में, हमेशा मोटिवेशन आपको एक्सट्रैक्ट करते रहना होगा. उसके लिए आप या अच्छी किताब पढ़े या अच्छे लोग से मिले या लुक बेटर साइड ऑफ द लाइफ. तो ये सब आपको मोटिवेट करते रहेंगे. और ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल. डोंट आप कंप्लेन ज़्यादा ना करें कोई भी लोग कि अरे ये क्यों ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं. मैं हमेशा कहता हूँ कि यू हैव ऑलवेज 2 ऑप्शन, whether you can cry that rose have thorns or you can laugh that thorns have roses. So it's always depend कि आप कैसे लाइफ को देखते हैं. That will always keep you motivated. Okay sir, thank you so much. Good afternoon sir. Hello. सर करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाया सर. काजल को बोलने दो. हेलो काजल को बोलने दो प्लीज. Good afternoon sir. My name is Kajal Gupta and I am a PG final year student. सर मेरा सवाल था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, बट मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है. So can you help me? आपका सब्जेक्ट क्या है अभी जो आप. सर मैं कॉमर्स से बिलोंग. कहाँ से. कॉमर्स. कॉमर्स फ्रॉम विच कॉलेज. करीम सिटी कॉलेज. अच्छा, अच्छी बात है. आप ग्रेजुएशन में हैं, यूपीएससी के लिए आपने यू हैव मेड योर माइंड, तो दैट्स अ गुड पॉइंट. आप उसके लिए सबसे स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप यूपीएससी का साइट पे जाए, वहाँ से प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन डाउनलोड करें और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें रैंडमली. और उसमें देखिए आपको कितना इंटरेस्ट आया.
कितना अच्छा लगा, कितना आपने सॉल्व किया। देन गो थ्रू यूपीएससी जीएस सिलेबस और उसमें देखिए कि आपको कितना पता है, कितना आपको पढ़ना है। तो इस तरह आप एक स्टार्ट कर सकते हैं। देन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली 2 आवर्स और फिर आप एनसीईआरटी की तरफ मूव कर सकते हैं। या आपका बेसिक फंडामेंटल्स आपका होगा बैकबोन यूपीएससी का। उसके बाद यू कैन, इफ यू थिंक इट्स राइट, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन हैव अनदर सेशन, नो इशू। हम जैसे अब मुझे 4 बजे बज गए हैं एंड आई हैव टू गो फॉर अनदर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट। तो हम लोग अनदर सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट 15 डेज और व्हाटएवर टाइम इट इज पॉसिबल। Sir, may I ask one last question? I will request coordinator. Yes, tell me. Okay, thank you, sir. Congrats, please. Thanks a lot for the patience and the questions, lovely questions. अरे शिबलू भाई, एक लड़की को लेने दीजिए क्वेश्चन, एक लड़की को क्वेश्चन लेने दीजिए प्लीज। So one last question. Ramya, please, Ramya. Good evening, Ehtesham sir. First of all, thank you, आपने इतना टाइम हमें दिया। Sir, actually I'm a PhD candidate from AMU and मैंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा सब लोग कह रहे हैं कि मुझे करना चाहिए और मैं कर लूँगी, बट मुझे ये लगता है कि हाउ सेफ इट इज़, मतलब ये जो करियर है सिविल सर्विसेज, ये लेडीज़ लड़कियों के लिए कितना सेफ है, ये क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं अभी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। सो सर, कैन यू प्लीज इलैबोरेट अपॉन दिस? You are a PhD student. आपने आई थिंक कि आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया होगा अपने कॉलेज लाइफ में और जनरल लाइफ में। तो आई डोंट think any discrimination is there in civil service. It's a wonderful branch. It's amazing. It's really satisfying. और everybody should join it. और ये I think the future belongs to women. मतलब even Corona we have seen कि where women country heads are doing better than men as a country heads, whether it is Germany or New Zealand. तो ऐसा आप संकोच मत रखिए, आप फ्यूचर ही वीमेन का है और मर्दों ने बहुत समय तक दुनिया पे राज कर लिया। आप आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। जी सर, सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो क्या मैं इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ सकती हूँ इसमें? Any subject is good if you are confident, as I said earlier. Yeah, if you are confident, you are interest, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। You can do good in this और उसको आप आगे बढ़िए, उसमें पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Okay sir, thank you so much. So for giving you, there were very nice questions asked from people, and that shows that. उनको फिर कनेक्ट करेंगे, जौहर जी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस पर जोड़ेंगे आप सबको। और मैं फिर से बहुत हमारा फ्री एकेडमी आईएएस है, यू कैन टेल देम टू सब्सक्राइब एंड वहां वी विल शेयर दोस डिटेल्स विद दिस पीपल। फ्री एकेडमी की डिटेल्स मैं अभी सर्कुलेट करवा दूंगा, सबको मिल जाएगा, उन पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा और ऐसे ही और लाइव सेशंस में भी आपको इनवाइट किया जाएगा। Okay, thank you Shibli, thank you Isyaq. This is wonderful session and I would like to log out now, and all the best to all the candidates. Do good, do work hard and do excellence in whatever field you choose. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir.